नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ऐसी रेल में बैठी है जिसके ना आगे इंजन है ना पीछे इंजन है, सिर्फ पटरी पर डब्बा खड़ा है। ऐसी रेल में बैठने से क्या फायदा। हम सब संकल्प करें आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा को जिताएंगे। आज हमारे परिवार में माननीय दरबार का प्रवेश हो रहा है। ठाकुर साहब बोरी जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बीच और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। श्री पवन डामार सरपंच, जो 34 सरपंच आ रहे हैं अलग अलग, रोज इतने आ रहे के पूछो मत। जब हमको मना करना पड़ता कि भैया तुम्हारा मन हो तो आओ, रोज आने को तैयार है। लेकिन हमारे बीच जो आ रहे हैं वो अपने 24 कैरेट खरे टंच जैसे, जिनकी साख है, जिनकी बात का वजन है। और ये तो राम जी की सेना है। जो हनुमान भक्त है सब आओ, सबका स्वागत है। लोग कह रहे कैसे अवेयर हो गए, इतने लोग आए तो क्या होगा। हमने कहा भाई हम सब राम जी वाले हैं, हम कृष्ण जी वाले हैं। दूध के अंदर शक्कर मिलाओ तो दूध का मजा बढ़ता कि नहीं बढ़ता है। तो हमारे बीच में दूध के शक्कर की तरह मिलके रहेंगे। आपकी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है, आपके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। आप तो वैसे ही खाली हाथ हो। आप तो वो ट्रेन में सवारी बैठने जीतने की बात कर रहे हैं कांग्रेस। हमने कहा तुम ऐसी रेल में बैठे हो जिसके ना आगे इंजन ना पीछे इंजन, खाली डब्बा पटरी पे खड़ा है। कौन डूबती नाव में बैठेगा। ऐसी रेल में बैठने से क्या फायदा। जिसको आगे ले जाओ न पीछे झांकी जा पड़ी रहे, फायदा है क्या। तो आइए हम सब आगे बढ़े। जरा भाई साहब को भी अभिनंदन करो, दुपट्टा पहनाओ भैया। अध्यक्ष जी आपका अधिकार है। जोरदार ताली बजाओ हमारे ठाकुर साहब के लिए और सारे मित्रों के लिए। मैं 4 घंटे लेट चल रहा हूं, मेरे अभी 6 कार्यक्रम बाकी है और सूर्यास्त हुआ तो मेरा उड़ना मुश्किल चला जाएगा। लेकिन थानले वाला का प्रेम ऐसा है कि सब छोड़ के आपके बीच में आया। ऐसा लगा कि रात यहीं रह जाओ, सब छोड़ो, क्या झंझटबाजी में रहो। लेकिन चुनाव कराना है, अभी आगे जाना है। आज तो चुनाव के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। अच्छा मतदान हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां की सभी 11 सीट बीजेपी जीत रही है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, सोनिया गांधी ने बेरोजगारी पर और महंगाई पर फिर सवाल उठाया। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। सर, दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। सर, आपने ट्वीट किया है कि भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने नेताओं को झूठ बेजुबानी बनाया। हाँ, तो लगातार देखने को मिला है। हमारे बड़े नेताओं को लेकर अनलगढ़ टिप्पणी लोगों ने किया है। आज खंडवा और बुरहानपुर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था। दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा निजी विमान से खंडवा की नागचून हवाई पट्टी पर उतरे। यहां से वे दादाजी धूनीवाले के मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। इसके बाद बाय रोड से आपको बता दें कि बुरहानपुर के लिए निकल गए। यह भी बता दें कि दोपहर के बाद खंडवा वापस आएंगे। गौरी कुंज सभागृह में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हुआ खजुराहो से उम्मीदवार वी डी शर्मा ने कहा, कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण कर ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है।
जो इन्होंने कर्नाटक में किया है ये पूरे देश में करना चाहते हैं। 4 जून को लालू यादव को पता चल जाएगा कि बीजेपी ने 400 पार सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। ये प्रधानमंत्री जी ने तो आज उस बात का उल्लेख किया है कि कांग्रेस के वो लोग जो राहुल गांधी और उनके जो कोर ग्रुप में बैठने वाले जो लोग हैं, आज वो इस बात का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की इच्छा है कि राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन राम मंदिर पर इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस प्रकार की चीज़ों के खिलाफ खड़े होना है। राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे लोग, ये जो प्रयास है ये देश के सामने आज प्रधानमंत्री जी ने लेकर के आए हैं। देश की जनता इस बात से जानती है और देश की जनता ने तय कर दिया है कि इस देश के अंदर राम राज्य ही चलेगा। किसी प्रकार का वोट जिहाद करने वाले लोग इस देश के अंदर नहीं चलेंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सामाजिक आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, मुझे मिलना चाहिए मुसलमानों को भी आरक्षण। देखिए, मुस्लिम आरक्षण ये बैकडोर एंट्री ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने का प्रयास कांग्रेस करना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक के अंदर किया है, क्योंकि आप ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के आरक्षण में आप मुस्लिम को आरक्षण देंगे तो यानी उसमें आप डाका डालेंगे। तो ये बैकडोर एंट्री करके जो इन्होंने कर्नाटक में किया उसको पूरे देश के अंदर कांग्रेस लागू करना चाहती है। इनकी बहुत साफ मानसिकता है कि आरक्षण पर डाका कौन डाल रहा है, तो कांग्रेस डाका डालना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी भाई और बहनों के आरक्षण पर कोई मेरे रहते डाका नहीं डाल सकता। ये किसी भी कीमत पर इस देश के अंदर नहीं होगा। लालू प्रसाद 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, जब मुझे सवाल किया गया कि बीजेपी 400 पार। 4 तारीख को रुक जाओ लालू जी, परिणाम सामने आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि 400 और 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री व गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्षेत्र देश और प्रदेश की जनता में एक विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसी की झलक हमें मतदान में देखने को मिल रही है। वोटिंग चल रही है और आप लगातार सर्वे कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है जो भारत को अग्रसर कर रहा है विश्व पटल पर, एक नई ऊर्जा क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उसी का एक तरीके से झलक हमको आज इस मतदान में हमको दिख रहा है। आज मतदान में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, पिछले 2 चरणों की अपेक्षा आज ज्यादा मतदान। मुझे पूर्ण आशा है कि चुनाव आयोग ने भी ये आशा अभिलाषा रखी थी कि मतदान बढ़नी चाहिए, तो हम लोग सब। लोकसभा चुनाव के बाद मतदान दल और मतदान कर्मियों की सकुशल वापसी हो गई है। शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। बता दें कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन जमा की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर द्वारा मतदान दलों को फूल माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 66% तक मतदान होने की संभावना है। इसका परिणाम स्पष्ट होने की बात की गई है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र में चुनाव कराने के बाद लौटी महिला टीम ने कहा, महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। बहुत इससे पहले आप लोगों ने कभी मतदान कराया था? हाँ सर, मेरा सेकंड टाइम था। मैं पिछले लोकसभा में कराई थी सर, और अभी मधईपुर में थे हम लोग 92 बूथ नंबर में। शुरू में तो एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, पर बाद में व्यवस्था हो गई थी सर। थोड़ा एरिया अंदर था पर काम ठीक से निपट गया। सब चीज़ अच्छे से शांतिपूर्वक चुनाव भी हुआ है। वहाँ लोग भी अच्छे थे वहाँ से। कितने बजे शुरू करवाते, कितने बजे तक आप लोग समापन हुआ? 5:30 बजे हम लोग मार्क पोल स्टार्ट करा दिए थे सर। पहले ही मिल लिए थे एजेंट से, और 5:30 बजे शुरू हो गया था। चुनाव शुरू हो गया था, और 447 टोटल थे वहाँ कैंडिडेट, जिसमें से 335 वोट पड़े हैं। किस तरह से उत्साह था वोटर्स? वोटर्स अच्छे थे सर, मतलब जितने थे वो पूरे लगभग आए हैं, बता रहे थे गांव वाले। महिला बूथ होने के कारण आपकी मतदान कर्मी चारों महिला थी, तो कैसा अनुभव रहा महिलाएं में काम करने में? महिला सब कर सकती है सर। पिछले बार भी हम बिना अनुभव के गए थे, इस बार तो हमारा सेकंड टाइम है, तो हमको अनुभव भी था थोड़ा बहुत, और सब अच्छे से सहयोग भी किए। मैडम लोग भी
और वहाँ भी जो थे सब अच्छे थे, कार्यकर्ता अभिकर्ता जो नियुक्त थे वो भी पूरा हेल्प कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं हुई है सर। हुआ है कितना परसेंट गया है और मतदान दल वापस लौट रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी हमारे ज़िले के 815 और हमारे लोकसभा क्षेत्र के 2219 मतदान केंद्रों के अंदर सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान रहा और हमारे दल जो है मतदान खत्म करा के अभी वापस आ रहे हैं। 6 बजे अंतिम समय था मतदान कराने का और सभी जगह पे पोलिंग हमारे ज़िले में समाप्त हो गई है। अभी तक जो इनिशियल रुझान है उसमें हमारे लोकसभा का 66% पोलिंग टर्नआउट है। हालांकि जो एग्जैक्ट हम जो जानकारी दे पाएंगे वो जब हमारा फॉर्म 17C मिल जाएगा तो मतदान केंद्र वाला जानकारी मिलेगी, तो कल दोपहर 12 बजे तक हमारे आंकड़े फ्रीज हो जाएंगे। अभी जो इनिशियल है उसमें 66% पीसी का है और ज़िले का लगभग हमारा एक विधानसभा का 73% है, एक विधानसभा का 71% है और तीसरी विधानसभा का डेटा भी आना बाकी है। तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 68-69% हमारे ज़िले का भी रहेगा। बाकी जैसे मैंने बताया ये अनंतिम डेटा है और फाइनल डेटा कल दोपहर 12 बजे तक हम बता पाएंगे। ईवीएम को रखने के लिए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम रहेंगे, कितने बड़ी व्यवस्था रहेगी और आगे क्या रहेगा? जी जो हमारे 3 कंप्लीट विधानसभा हमारे पास हैं उन तीनों की मशीन्स अभी कलेक्ट करके हमारे स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी और कल सुबह ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में और पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में उसको सील किया जाएगा। जो 2 पार्शियल शक्ति और जैजयपुर हमारे यहाँ विधानसभा है उनकी मशीनों को सीआरपीएफ के बल के मौजूदगी में जो शक्ति पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। सर मतदान कर्मी को फूल बुके माला करके स्वागत के लिए कह रहे हैं, वो किस तरह के अनुभव से? जी इस बारी हमने पिछली बार से काफ़ी संख्या बढ़ाते हुए 200 महिला दल बनाए थे। तो जो हमारे महिला दल अच्छे से मतदान करा के आए हैं उनसे उनका कैसा अनुभव रहा है पूछा गया और साथ ही साथ में उनका प्रोत्साहन के लिए, उनका सम्मान के लिए उनका स्वागत भी हम लोगों ने फूल माला और पुष्प से किया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज पूरे जिले में शांतिपूर्वक मतदान हुआ, जिसमें सभी मतदान केंद्रों में नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। इस दौरान किसी भी मतदान केंद्र से कोई भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है और सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। अभी सभी मतदान दल वापस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया वहां आना शुरू हो गए हैं। यहाँ सभी मतदान ईवीएम को जमा होने के पश्चात सीएपीएफ के दल द्वारा उनकी सुरक्षा की जाएगी और उसको पूरी सीसीटीवी के माध्यम से उसकी पूरी सुरक्षा के माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर बताया, अभी तक अंतिम आंकड़ा नहीं आया है लेकिन अब तक काफी मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान फीसदी ज्यादा होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम के आरोप पर मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, कहीं किसी मशीन में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। अभी तक जो फिगर हमारे पास है उसके हिसाब से जो पोल परसेंटेज है वो 66.12% है, लेकिन इसमें अभी चेंजेस की संभावना है। फाइनल फिगर जब आएगा तो हम आपको अलग से बताएंगे। पिछले पिछले बार के चुनाव की बात करें तो हम आगे जा सकते हैं, कह सकते हैं इस बार मतदान अच्छा हुआ तीसरे चरण में। हाँ, अगर हम पहले 2 चरणों से तुलना करते हैं, फर्स्ट फेज़ में और सेकेंड फेज़ में पोलिंग कम हुई थी, करीब 5 से 6% पोलिंग कम हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में थर्ड फेज़ में 66% ही पोल हुआ था, 66.63। अभी जैसे 66.12 का फिगर हमारे पास है, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में हम ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। सर, हम क्या कह सकते हैं, जागरूकता ज़्यादा की गई, कुछ हमने देखा है गिफ्ट भी दिए गए हैं, पहले जो आएगा मतदाता उसको सम्मानित किया जाएगा, 3 घंटे में लकी ड्रॉ भी थे, इस तरीके से भी लोगों को प्रेरित किया गया कि वो ज़्यादा पहुँचे। ये भी एक कारण हो सकता है, शादियाँ भी नहीं, तमाम प्रयास किए गए थे। मतदाताओं से बूथ पे लगातार 1 सप्ताह तक गतिविधियों का आयोजन करके उनसे व्यक्ति से संपर्क किया गया था। हर गांव स्तर पे एक कोर कमेटी या कोर ग्रुप बनाया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, आशा कार्यकर्ता थी, जिसमें जो नरेगा के जो रोजगार सहायक होते हैं वो थे, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं बच्चे थे, कैंपस एम्बेसडर्स थे। इन सभी के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया था और आज मतदान के दिन भी, पोल डे को भी, ये लगातार प्रयास हुआ कि लोगों को एक्टिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो बूथ पे आएँ और वोट करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से प्रयास किए। तो सभी का एक मिला जुला परिणाम है कि गत लोकसभा चुनाव की तुलना में बेहतर वोटिंग हुई है और इस बार भी
पहले 2 फेजेस की तुलना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट कल जारी होगा। दोनों कक्षाओं के रिजल्ट के साथ टॉप 10 टॉपर्स की सूची भी जारी होगी। यह भी बता दें कि कल दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। आचार संहिता की वजह से इस बार राज्य के शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। यह जानकारी बोर्ड सचिव पुष्पा साहू ने दी है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सतना जिले के मझगवां में भले ही नल जल योजना में लोगों के घरों में टोंटी से पानी पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हों, भले ही कई किलोमीटर की पाइपलाइन का जाल बिछा दिया गया हो, लेकिन लोगों के घरों में पानी के लिए लगाई गई टोंटियां मझगवां वासियों को मुंह ही चिढ़ा रही हैं। लिहाजा नगर के वासिंदे पानी के लिए जद्दोजहद कर इधर उधर से पानी ढो ढोकर अथवा टैंक वालों से मनमाने दामों पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। तो वहीं आदिवासी बस्तियों के लोग दूर दराज से कुआं, बावड़ियों व बचा हुआ गंदा पानी, मिट्टी युक्त पानी तथा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसा ही नहीं, आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि यह स्थिति यहाँ पहली बार है। यह हर बार की तरह ही है, किंतु जिम्मेदार शिकायतों के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग पीने के लिए। अच्छा, यहाँ बच्चे भी बीमार हो चुके हैं? बच्चे बहुत बीमार हुए हैं, काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है इस गंदे पानी से। अच्छा, डायरिया से? जी जी। तो प्रशासन इस साल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन इधर देखने नहीं आते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर कोई है, इनके लिए क्या समस्या है। बिल्कुल, फिर बच्चे बीमार होंगे, फिर कुछ ना कुछ लोगों की मौत होंगी। क्या नाम है आपका? श्रीमती लक्ष्मी देवी मवासी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 14। अब पानी का बताओ का होता, तलाई जैसे नहाए वहाँ मने गिर जात है, तलाई में ही डूब के मर जाता। तालाब में भी तो पानी कहाँ? तालाब में पानी नहीं आए, अब 8 दिन से पानी नहीं आता। बतावा पूरे बाजार में पूरे छाले पड़ गए हाथ में पानी। कैसे? कुआं से। क्या नाम है आपका? बेटी बाई पांडे। देखी जाए तो पूर्णतः यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और जो यहाँ के वर्तमान के सरपंच हैं और सचिव हैं, जो भी यहाँ के पदस्थ अधिकारी लोग हैं, उनकी भी लापरवाही है। और ये मझगांव एक प्रकार से कहा जाए तो आसपास के गांव के लोगों का हब माना जाता है, एक मार्केट मानी जाती है। यहाँ 97 पंचायतें लगती हैं। 97 पंचायतों का लोग यहाँ बाजार करने आता है। सरकारी गवर्नमेंट जो भी ऑफिस है वहाँ पर अपना जो भी छोटा बड़ा काम होता है वो काम कराने आता है। पूरा मझगांव मार्केट मान ली जाए, मझगांव के किनारे जो भी जगह गली मोहल्ला है वहाँ पर अगर आप कहा जाए तो पहली बात तो एक भी हैंडपम्प नहीं है, ना कहीं टंकी रखी हुई है, ना भी किसी प्रकार की कोई सप्लाई की व्यवस्था है। कहा जाए तो हर जगह जगह सप्लाई उखड़ी पड़ी है। यहाँ पर कहा जाए एक नॉर्मल भाषा में कह दिया जाए तो मझगांव के जितने भी कहा जाए तो मझगांव एक लवारिस क्षेत्र घोषित है। मझगांव का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल धन प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। उनको धन से मतलब है, न कि जन की सेवा। नाम मात्र के जनप्रतिनिधि रह गए हैं। मझगांव में लोग अभी कल ही मैं देख रहा था, यहाँ हमारे विकास भाई खड़े हैं बगल से और उनके चाचा श्री थे, दोनों ने कम से कम 500 रुपये का टैंकर लगा करके, 2 परिवार निवास करते हैं, 500 रुपये का टैंकर बनाया, 20-20 रुपये का कैंपर खरीदते हैं। बाहर से जनता आती है तो पाउच रुपये 5 के 2 खरीदते हैं पाउच। बताइए, मझगांव जैसे पर्याप्त क्षेत्र में जहाँ पानी की संपूर्ण व्यवस्था बोर करा करके या किसी प्रकार की की जाती है, लोग 20-20 रुपए में पानी खरीद रहे। 1 लीटर पानी 20 रुपए का खरीद रहे हैं पीने के लिए। छोटे छोटे बच्चे लाते हैं, वो भी तड़पते हैं। यहाँ पानी प्रकार की किसी व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड से लेके पूरे बाजार में एक भी हैंडपंप नहीं है। पूरे बाजार की पब्लिक आती है, एक डिब्बे के लिए, एक गिलास के लिए पानी के लिए तरसती है। और क्या कहते हैं, पूरे बाजार में यहाँ सरपंच और क्या कहते सचिव कोई नहीं देखने आता, ना विधायक देखने आता, ना कोई मतलब नहीं। वोट मांगने बस आते हैं, बस कोई मतलब नहीं। पानी से पब्लिक मर रही है कि जी रही है, उससे कोई मतलब नहीं। कहाँ के पानी से आप लोग गुजारा करते हैं अपना? हम लोग बाजार से खरीदते हैं 20 रुपए का कैंपर, उससे गुजारा करते हैं। पीने के लिए पानी नहीं। टैंकर मंगा रहे हैं, 400 रुपए का टैंकर मंगाते हैं। किसानों की रबी की फसल गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने तथा परसवाड़ा में स्थित अनुभवहीन ग्रेडर को परसवाड़ा से हटाकर अन्य किसी प्रशिक्षित ग्रेडर के द्वारा गेहूं की खरीद किए जाने के संदर्भ में
परसवाड़ा क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांव से आए किसानों ने एसडीएम कार्यालय परसवाड़ा पहुंचकर एसडीएम कमल चंद सिंगसार को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम कार्यालय परसवाड़ा पहुंचे क्षेत्र के किसानों का कहना है कि परसवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी ग्रेडर अशोक कुमार द्रुगकर के द्वारा किसानों से 1 किलो गेहूं 2 मई को सैंपल के रूप में बुलाया गया था, जिसे जांच के लिए भेजा गया था। इस दौरान 15-16 किसानों से गेहूं के सैंपल एकत्र किए गए थे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा है सर कैसा क्या मामला सर? परसवाड़ा क्षेत्र के कुछ किसानों द्वारा जिन्होंने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है जी, उनका कहना है कि ग्रेडर सैंपल कलेक्ट करके ग्रेडिंग के लिए बालाघाट 15-16 किसानों को भेजा गया था, जिसमें सैंपल एकमात्र पास हुआ है। ऐसी स्थिति में किसान समर्थन मूल्य में अपना फसल नहीं बेच पाएंगे। उस संबंध में ग्रेडिंग करने वाला सर्वेयर जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ये उनके द्वारा मांग की गई है। और दूसरा जो सैंपल ले जाया जा रहा है उसमें थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए नियम अनुसार ही उसका सैंपल लें ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो। तो इस संबंध में डीएमओ से चर्चा करके इसका निराकरण किया। आज हमारे परसवाड़ा के किसान एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं कि आज जो किसानों का गेहूं का खरीदी नहीं हो रहा है और जिससे सारे किसान परेशान हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि परसवाड़ा के समस्त किसानों का गेहूं का खरीदी किया जाए, क्योंकि बहुत मुसीबत से किसान अन्न उगाता है और ऐसे विषम परिस्थिति में अगर गेहूं खरीदी नहीं होती तो यहाँ के किसानों को बहुत नुकसान होगा। इसी हालत में कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, कर्ज का भी अदायगी नहीं कर और कर्ज भी अदा नहीं कर पाएंगे, सब कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए शासन से हमारी मांग है कि यहाँ के गेहूँ को ऐसी कोई समस्या है जो गेहूँ खरीदने की जा रही है? जी, ग्रेडर ऐसी क्या समस्या है जो गेहूँ खरीदने की जा रही है यहाँ पे? यहाँ ग्रेडर का कहना है कि गेहूँ क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी जबकि हम सभी किसान अनुगाते हैं, क्वालिटी है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राकृतिक आपदा के कारण थोड़ा बहुत उसमें दाग आ सकते हैं, पर ऐसे सभी किसानों का गेहूं खराब नहीं है। 1-2 किसानों का खराब हो सकता है, परंतु सारे किसानों को गेहूं आपका गलत है करके टाल रहे हैं। इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि इनका गेहूं तत्काल खरीदे, जिससे हमारे किसानों का भला हो सके। परसवाड़ा एसडीएम कार्यालय में सभी किसान परसवाड़ा क्षेत्र के एकत्रित हुए हैं। वे लगातार 8 दिनों से यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि गेहूं की खरीदी क्यों प्रारंभ नहीं हो रही है। गेहूं खरीदी प्रारंभ करने के लिए खरीदी प्रभारी नियुक्त हो गए, खरीदी प्रभारी के साथ पूरी टीम उनकी तैयार हो गई, लेकिन किसानों का गेहूँ खरीदी केंद्र तक नहीं आ रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आप सैंपल लेकर आए, वो भी 1 किलो गेहूं सैंपल के रूप में लेकर आए, और वो 1 किलो गेहूं किसान का वो कहाँ डीएमओ कार्यालय जाता है और वहाँ पे जो पास होगा उस गेहूं को खरीदा जाएगा। ऐसा तो जैसे कि 70 किसानों का अगर सैंपल आ रहा है तो 1-2 किसानों का गेहूं पास हुआ, ऐसा हमें बताया गया, जो बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार की नीति रीति प्रशासनिक अमला की हमें पसंद नहीं है। किसानों को मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हमारे साथ पूरे किसान भाई हैं। जैसे कि अभी 15 भैया ने भी बताया कि इसके पूर्व भी बरसात का समय था, बरसात हुई, लेकिन किसानों का गेहूं खराब नहीं हुआ है, क्वालिटी अच्छी है। अगर गेहूं खराब हो जाएगा तो उस किसान का गेहूं वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है उसको तो खरीदी करना चाहिए ना। जब बात की जा रही है अधिकारियों से, डीएमओ साहब से बात हुई तो वो बता रहे हैं ग्रेडर का बहाना, ग्रेडर से बात हुई तो बोले मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदी प्रभारी। तो इस प्रकार किसानों को जो घुमाने वाली प्रक्रिया हो रही है, इस प्रकार गुमराह किया जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि परसवाड़ा क्षेत्र के किसान के पास समय कम है और किसानों का गेहूं अगर नहीं बिकेगा तो वह कर्ज की अदायगी कैसे कर पाएंगे। दूसरी चीज, किसानों की अदायगी नहीं हो पाएगी तो उन्हें लोन भी नहीं मिल पाएगा। अभी इतनी भरी दोपहरी में यहाँ हम जो किसान लोग एकत्रित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक विषम परिस्थिति होने पे ही हम एकत्रित हुए हैं और पूरे 100-150 किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग अगर यहाँ हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे। हमारे साथ पूरी टीम, यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी या कोई वो नहीं, सब किसानों के सम्मान में पूरे लोग यहाँ मैदान में हैं। जी, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। जो सोसाइटी में जो गेहूँ आ रहा है सर, उसको लेकर क्या करना चाहेंगे आप? सोसाइटी में जो गेहूँ अभी जो अच्छा जो दिया जा रहा है जी, ना, जी।
जी जी राशन के रूप में। हाँ। भाई राशन के रूप में कैसा गेहूँ आता है, इनको ये चीज को सोचना चाहिए। डीएमओ साहब हो या जो भी हो, इनके अधिकारी कर्मचारियों को देखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। मट्टी आधी मट्टी वाला गेहूँ बिक जाता है, इनका दे दिया जाता है, आधा गुना गेहूँ दे दिया जाता है। और किसान की जहाँ बात आती है तो वहाँ इतनी बारीकी, ये बिल्कुल गलत है। जी क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? किसानों की जैसी प्रतिक्रिया, जैसी स्थिति में गेहूं बिकता था प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किसानों का गेहूं बिके, यही हमारी मंशा।